अच्छा तो बच्चों, आज हम अधिगम के लिए आकलन जो कि पेपर 10th है उसकी यूनिट 5th का जो है प्रतिपुष्टि टॉपिक लेते हैं। इसको इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। इसके इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अर्थ और परिभाषाएं तथा इसके साधन पहले ले चुके हैं हम लोग। अब हम इसके सिद्धांतों पे आते हैं। प्रतिपुष्टि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। जैसे पहला सिद्धांत है, आकलन कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करिए और प्रतिपुष्टि का प्रयोग विद्यार्थियों के निष्पादन को निर्देशित आकलन लक्ष्यों से संबंधित करिए। दूसरा इसका सिद्धांत है, प्रतिपुष्टि के निर्देशात्मक पक्ष पर बल देना और सुधारात्मक आयाम को ही अवधान में रखना। तीसरा इसका है, प्रतिपुष्टि देने की प्रक्रिया में याद रखना कि विद्यार्थियों को निष्पादन के द्वारा लक्ष्य के निकट ले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों को कार्य की कसौटी को समझने के लिए व्यवहारिक अभ्यास और चर्चा में व्यस्त रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, आकलन कार्य के लक्ष्य के संबंध में वार्ता को बल दें। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिपुष्टि इस प्रकार की हो कि विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन और भावी आत्म अधिगम व्यवस्थापना के लिए प्रेरित हो। और इसका लास्ट पॉइंट है, प्रतिपुष्टि में विद्यार्थियों को अधिक भागीदारी निभाने दें तथा साथियों की प्रतिपुष्टि भी शामिल करें। प्रतिपुष्टि के सिद्धांतों के बाद अब हम शिक्षण प्रतिपुष्टि के प्रकारों को लेते हैं। टाइप्स ऑफ टीचर्स फीडबैक। प्रतिपुष्टि अधिगम चक्र का महत्वपूर्ण भाग है। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों ही प्रायः प्रतिपुष्टि प्रक्रिया के संचालन का प्रमुख भाग हैं। शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि बालकों को निष्पत्ति स्तर सुधारने के लिए प्रेरित करती है, निष्पादन प्रक्रिया में भी सुधार लाती है। बालकों के आकलन में प्रतिपुष्टि के माध्यम से अध्यापक व्यवहारगत परिवर्तन करने में समर्थ होता है। इसकी प्रतिपुष्टि के दो प्रकार हैं, लिखित प्रतिपुष्टि और मौखिक प्रतिपुष्टि, जिसमें हम सबसे पहले लिखित प्रतिपुष्टि लेते हैं, रिटन फीडबैक। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर तथा निष्पादन क्षमता, निष्पत्ति स्तर, उपलब्धि के स्तर को जांचने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता से कई प्रकार के परीक्षणों, लिखित परीक्षणों, लिखित प्रश्न पत्र आदि के द्वारा कार्य करता है। अध्यापक उनको जांच करके विभिन्न प्रकार के अंक प्रदान करता है और ग्रेड प्रदान करता है। आकलन करते समय प्रतिपुष्टि के तौर पर टिप्पणियां लिख देते हैं। अध्यापक के अधिगम में जहां कमी रहती है वहां उन्हें सुधारने हेतु सुधारात्मक टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है, परंतु अध्यापक द्वारा की गई प्रतिपुष्टि टिप्पणियों को विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं और ना ही अभिभावक भी ध्यान देते हैं। लिखित प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया तभी सर्वाधिक प्रभावी होती है जब शिक्षा से संबंधित सभी वर्ग जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। अध्यापक जब लिखित रूप से ग्रेडिंग प्रदान करता है या अंक प्रदान करता है तो इस प्रकार की प्रतिपुष्टि को विद्यार्थी कम ही ध्यान केंद्रित करता है। लिखित प्रतिपुष्टि की कुछ कमियां हैं जो कि इस प्रकार हैं। लिखित प्रतिपुष्टि विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही दी जाती है, अतः इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। दूसरा है, लिखित प्रतिपुष्टि प्रक्रिया में शिक्षार्थी, शिक्षक एवं शिक्षा से संबंधित
वर्ग सक्रिय नहीं रहते। नेक्स्ट, लिखित प्रतिपुष्टि के लिए अध्यापक को छात्रों की संपूर्ण जानकारी, उनका सही लेखा जोखा रखना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विद्यार्थी का संपूर्ण आकलन संभव नहीं है। नेक्स्ट, लिखित प्रतिपुष्टि में विद्यार्थियों पर टिप्पणियां प्राय ऐसी भाषा में लिखी जाती हैं जो व्याख्याताओं के लिए सार्थक होती हैं, विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य नहीं होती। लिखित प्रतिपुष्टि के बाद अब हम मौखिक प्रतिपुष्टि लेते हैं, यानी कि ओरल फीडबैक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण का महत्वपूर्ण चर विद्यार्थी होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अधिगम प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यवहारगत परिवर्तन के द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न कुशलताओं में बदलाव लाया जाता है। आकलन में विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। विद्यार्थियों को अधिगम को अधिक तीव्र करने के लिए तत्काल प्रतिपुष्टि दी जाती है। कक्षा में बालक जब अधिगम सुधार लाए तभी शिक्षक को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मौखिक रूप से यदि बालक का परीक्षण किया जा रहा है तो उसे पुरस्कृत किया जाए। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक तरह तरह के वाक्यों को उपयोग में लाकर प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकता है, जैसे बहुत अच्छा बताया, हाँ ठीक कहा, शाबाश और कोशिश करो, बिल्कुल सही। इस प्रकार की मौखिक प्रतिपुष्टि के द्वारा विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में संलग्न कर सकते हैं। मौखिक प्रतिपुष्टि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में वर्तमान समझ और निष्पादन तथा लक्ष्य के प्रति रुचि विकसित करना है। मौखिक प्रतिपुष्टि के अर्थ के बाद हम इसका लाभ ले लेते हैं। जिसमें पहला लाभ है, अधिगमकर्ता के आत्म मूल्यांकन हेतु यह प्रभावी है। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को लक्ष्य हेतु प्रेरित करने में प्रयास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम हेतु प्रेरित करने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौखिक प्रतिपुष्टि से अधिगमकर्ता तथा विद्यार्थियों के मध्य समझ बढ़ेगी। और लास्ट पॉइंट है, इस प्रतिपुष्टि से दूसरे विद्यार्थी भी प्रभावित हो सकते हैं। लाभ के साथ साथ कुछ इसके दोष भी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। मौखिक प्रतिपुष्टि के दोष, पहला, इसका प्रभाव क्षणिक होता है, यानी कि कुछ समय के लिए होता है। दूसरा है, प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पृष्ठपोषण देने में समय अधिक लगता है। तीसरा पॉइंट है, कक्षा का आकार यदि बड़ा होता है तो शिक्षक के लिए यह याद रखना कि किस छात्र को क्या पृष्ठपोषण दिया गया है बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट, सामूहिक रूप से मौखिक पृष्ठपोषण देने में कभी कभी छात्रों में हीनता की भावना भी आ सकती है। इसका लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक छात्र को अलग अलग मौखिक पृष्ठपोषण देना शिक्षक के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। प्रतिपुष्टि का यह अध्याय आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।